दोस्तों, क्या हाल चाल। विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट आपका अपना लेखा शास्त्र। और आज की इस क्लास में हम लोग जो है अपना पहला चैप्टर जो हमारा लेखांकन एक परिचय ये चल रहा है, इसके लेक्चर संख्या 5 में आ गए हैं और इस हफ्ते अपना ये चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, लेखांकन एक परिचय ये वाला चैप्टर इस हफ्ते समाप्त भी हो जाएगा लेक्चर में। ठीक है, इसका उपयोग करता है, लंबा क्लास है तो बढ़िया से हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, लेखांकन की भूमिका। हम लोग भूमिका जानेंगे लेखांकन के। तो भूमिका मतलब ये नहीं कि बस थ्योरेटिकल कुछ भी बोल दो हो गया ना। भूमिका मतलब ये जानेंगे कि लेखांकन जो इसके अलग अलग लोग हैं लेखांकन के, जैसे स्वामी हुआ, प्रबंधक हुआ, इन लोगों के लिए लेखांकन क्यों इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के जीवन में लेखांकन क्या अपनी भूमिका अदा करते हैं। इस तरीके से हम लोग लेखांकन की भूमिका को समझेंगे। फिर इसके बाद जो है लेखांकन की अपनी सीमाएं भी जानेंगे, यानी लेखांकन में क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं, क्यों भाई लेखांकन जो है कहां कहां कमजोर पड़ जाता है, क्या दिक्कतें उसके अंदर आती है, इसको भी जानेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो लेखांकन है उसका अपना महत्व भी क्या है, और महत्व किस रूप में समझेंगे। तो महत्व इस रूप में समझेंगे कि इसके उपयोगकर्ता कौन कौन है। ठीक है, इसके उपयोगकर्ता आंतरिक और बाह्य दो टाइप के उपयोगकर्ता होते हैं। तो उन दोनों उपयोगकर्ताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि लेखांकन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरी है उनके लिए लेखांकन। ठीक है, इन दो लोगों के उपयोगकर्ता के हिसाब से। और फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि लेखांकन की सूचनाओं में हित कर रखने वाले व्यक्तियों के नाम भी जानेंगे कि लेखांकन सूचनाओं में हित कौन रखते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो महत्व देख रहे हो ना, इसमें जो हमने बताया ना आंतरिक और बाह्य, यही लोग हित रखने वाले व्यक्ति हैं। तो ये जैसे पढ़ोगे महत्व तो ऑटोमेटिकली वो बात भी हमारा सीमाएं महत्व ये हम लोग लक्ष्मी मिश्रा लक्ष्मी आजकल मम्मी पापा अपने बच्चे और क्या मिल रही खुश भूमिका है भूमिका से लेखांकन की भूमिका। भूमिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोल कहते हैं। ठीक है, तो रोल्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग बात करेंगे कि अपना जो लेखांकन है उसकी क्या भूमिका है लोगों के लिए। ठीक है, लोगों के नजरिए में इस चीज को हम लोग देखते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं। ठीक, चलो। सर मेरे क्लास में 15 खुशी हैं, बाप रे। आप अपने क्लास का नाम पक्का क्लास 11th छोड़ के खुशी क्लास करवा ही दो, है ना बात, खुशी चौधरी। और उसमें से यहाँ पे कितने लोगों को आपने लाया है खुशी अतिरिक्त अन्य। ठीक है, क्लास की खुशियों में से कितनी खुशियां यहाँ पे फैलाया है ना बात, कितनी खुशियों को यहाँ पे लाया है। चलो भाई, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो भारत में कंपनी अतिरिक्त अन्य, ठीक है, भारत में कंपनी के अतिरिक्त अन्य व्यापारिक संस्थाएं जैसे एकाकी व्यापार या साझेदारी आदि के लिए लेखांकन अनिवार्य नहीं है। फिर भी प्रत्येक व्यवसायी चाहे छोटा हो या बड़ा हो लेखांकन का कार्य अवश्य करता है। लेखांकन से व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य पक्षकारों को भी लाभ प्राप्त होता है और इसकी भूमिका को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। यानी ओवरऑल आप इस तरह से इतना लंबा चौड़ा लिखने की जगह आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि लेखांकन की भूमिकाओं को निम्न बिंदुओं के तहत हम लोग समझते हैं। अब जब लेखांकन की भूमिकाओं को हम लोग जब समझते हैं तो इस भूमिकाओं को समझने के लिए हम लोगों को जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इंपॉर्टेंस, या बोल लो इंपॉर्टेंस भी एक तरह से भूमिका का मतलब समझ सकते हो हल्का फुल्का, लेकिन उसके भूमिकाओं को हम लोग समझने के लिए क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र में जाकर के, अलग अलग सोच में जाकर के इसकी भूमिका को जानना पड़ेगा कि कहां पे उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला हमारा भूमिका ये बोलता है क्या, चलो सबसे पहला पॉइंट यहां पे बताता है क्या कि व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय में लेखांकन की भूमिका। तो अभी हम जो भूमिका बताएंगे उसमें सारा का सारा दिमाग हमारा किस पे जाएगा, व्यवसाय के अंदर, कि व्यवसाय में लेखांकन क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक व्यवसाय को चलाने को लेकर के, एक व्यवसाय के अंदर लेकर के हमारा जो है लेखांकन अपनी क्या भूमिका अदा करता है, इसको देखना है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला बोला है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति का पूरक कॉम्प्लीमेंट्री मेमोरी। आपको हमने बताया था इतिहास लेखांकन को जन्म का। तो लेखांकन के जन्म का जब हमने इतिहास आपको बताया था तो क्या बताया था कि जब व्यक्ति अपना हस्तशिल्प युग में आया तो वहीं से जो है लेखांकन हुआ। क्या, जब लोगों ने टाइम पास के लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया, कुछ हाथ से कुछ डिजाइन डिजाइन बनाना स्टार्ट किया, और फिर लोगों की डिमांड हुआ तो वो एक गांव के बीचों बीच क्षेत्र में जाकर बाजार खोल के वहीं से स्टार्ट किया, व्यापार स्टार्ट हो गया। और व्यापार स्टार्ट हो गया तो फिर क्या हुआ, सौदे कम थे तो लोग लिखते थे क्या सौदों को, लिखने की जरूरत होती थी क्या सौदों को, बताओ भाई। जब भी हमारा व्यापार चल रहा था तो बड़ी छोटे में जब व्यापार चल रहा था तो सौदे बहुत लिमिटेड थे, लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी, सारी चीजें याद हो जाती थी। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो कि अगर ऐसा कोई नियम हो जाए या ऐसा कोई सिस्टम बना रहता, मान लो क्या कि केवल और केवल एक फोन बस 5 लोगों को ही कॉल कर सकता है, बस एक सिम आपने लिया, एक फोन आपने लिया, बस वो केवल 5 लोगों को ही कॉल कर सकता है, उससे ज्यादा कॉल नहीं करा जा सकता, किसी दूसरे नंबर पे 5 के अलावा नहीं किया जा सकता, सिर्फ 5 ही लोगों को कॉल किया जा सकता है एक फोन से। ऐसा कोई नियम रहता। और यह भी नियम रहता कि हर एक व्यक्ति के पास बस एक ही फोन होगा, कोई व्यक्ति एक से ज्यादा फोन नहीं ले सकता। ठीक है, एक ऐसी काल्पनिक काल्पनिक दुनिया में हम आपको ले जा रहे हैं, आप सोचो, थोड़ा सा कल्पना करो, ऐसा कोई सिस्टम बना दें कि हर एक व्यक्ति जो है क्या
एक जब भी मोबाइल फोन लेगा तो उस मोबाइल फोन से केवल 5 लोगों को कॉल किया जा सकता है, 5 लोगों को केवल संपर्क साधा जा सकता है, और हर एक व्यक्ति के पास बस एक ही मोबाइल फोन होगा। तो फिर बताओ, क्या कभी भी कॉन्टेक्ट जैसा, जो हम लोग कॉन्टेक्ट बुक होता है ना फोन में, कॉन्टेक्ट, उस कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ती? फोन में किसी नंबर को सेव करने की आवश्यकता पड़ती? बोलो, क्या 5 लोगों का नंबर कोई आदमी याद नहीं कर सकता? याद कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोलो, आराम से याद होता है। तो कोई जरूरत ही नहीं था कि हमें जो है कॉन्टेक्ट बुक बना के रखना, या नंबरों को जो है हम लोगों को क्या करना कि फोन में सेव करना। सेव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 लोगों का नंबर तो आराम से कोई भी एक व्यक्ति याद कर लेता। तो लेकिन कॉन्टेक्ट बुक क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी? नंबर को फोन में रखने की, सेव करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो मोबाइल है उससे अनलिमिटेड कितने भी लोगों को कभी भी कॉल किया जा सकता है। ठीक है, अब इतने लोगों को कॉल करना है तो सबके नंबर चाहिए, तो सबके नंबर आप याद नहीं कर सकते, आपके दिमाग तो कमजोर हो जाएगा। तो सबको लिखना पड़ा, सबको सेव करना पड़ा, तभी ना फोन की मेमोरी की आवश्यकता पड़ी नंबर को सेव करने के लिए। समझ रहे हो ना? सेम इसी तरह जब व्यापार छोटा था, व्यापार जब छोटा था, व्यापार में जब सौदे कम हो रहे थे तो फिर कोई जरूरत नहीं था। लेकिन जैसे ही व्यापार जब बड़ा हुआ और सौदे क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, और फिर उस सौदों को याद करना बड़ा कठिन होने लगा, तो फिर उस स्मरण शक्ति को पूरा करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ा? सौदों को लिखने की जरूरत पड़ा। और वही लिखने की जो क्रिया, वही तो लेखांकन कहलाता है। तो इसीलिए लेखांकन सबसे पहले क्या करता है? स्मरण शक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका स्मरण शक्ति का पूरक है। ठीक है, तो लेखांकन स्मरण शक्ति का पूरक है। व्यवसाय में प्रतिदिन लेन देन की संख्या बहुत अधिक होती है, जिन्हें मौद्रिक रूप में याद रखना संभव नहीं हो पाता। लेखांकन जो है ना, इसी व्यवहारों को याद करना सरल हो जाता है। लेखांकन में लिख देते हैं, चीजें रखना सरल हो गया, याद करना सरल हो गया। जब भी जरूरत पड़ा, पेज पलटा, पता चल गया किस दिन क्या कौन सा सौदा हुआ था। ठीक, पहला हो गया। दूसरा भूमिका क्या है? दूसरा भूमिका है कि सूचनाओं की प्राप्ति, सूचनाओं की प्राप्ति आराम से हो जाता है। ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा। लेखांकन किस लिए जरूरी है? केवल सौदों को याद करके रख लेना ही थोड़ा ना लेखांकन है भाई। हम लोग सौदों को याद करके लिखते क्यों है? क्योंकि हमें जब जरूरत पड़ता है उस चीज की हम सूचना उससे निकाल लेंगे। हमने कितने तारीख को कितना माल खरीदा, अगर ये हमें सूचना चाहिए तो हम लोग लेखांकन से निकाल लेंगे। हमारे पास अभी कितना पैसा बाकी है, हमें लेखांकन से हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो सूचनाओं की भी प्राप्ति हो जाती है। तो प्रत्येक व्यवसाय को समय समय पर व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किससे कितना लेना है, किससे कितना रुपए लेना बाकी है, यानी आपने किसी को उधार बेचा था तो उससे कितना रुपए लेना बाकी है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगा। किसको कितना देना है, किसी व्यक्ति को अभी कितना पेमेंट करना बाकी है, इसकी जानकारी मिल जाएगा। व्यवसाय की संपत्तियां कितनी है, किस रूप में है, व्यवसाय से संबंधित आय और व्यय की राशि कितनी है आदि। तो लेखांकन समय समय पर उक्त सूचनाओं को व्यवसाय को उपलब्ध कराता है ना बात। तो दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा ये इसका रोल है लेखांकन का कि सूचनाएं भी इससे प्राप्त होती है जब जिसकी जरूरत पड़ती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है? सर इसकी नोट्स कब मिलेगा? जब क्लास ओवर होता है उसके बाद आपको आज ही मिल जाता है, हर दिन क्लास के तुरंत बाद ही नोट्स मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कर निर्धारण में सहायक। इसके साथ साथ लेखांकन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टैक्सेस जो होते हैं ना, उसको निर्धारण करने में भी सहायता मिलता है। क्योंकि टैक्स किस पे लगता है? जो लेन देन हो रहा है, जितना माल खरीदा बेचा जा रहा है, ठीक है, जितना आय कमाया जा रहा है उसके हिसाब से टैक्स लगते हैं। ठीक है, लाभ जितना कमाया उसके हिसाब से टैक्स लगते हैं। तो व्यवसाय को समय समय पर आय कर एवं वस्तु एवं सेवा कर आदि का भुगतान करना आवश्यक होता है। तो लेखांकन सही कर राशि निर्धारण में भी सहायता देती है, क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी सही लेखांकन पर अपनी मान्यता प्रदान करते हैं। अगर आप सही सही से लेखांकन करके रखते हो तो जो टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से जो अधिकारी लोग आते हैं वो आपके लेखांकन को मान्यता देंगे और उसी के हिसाब से वो आपके टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो टैक्स लगाने पे भी जो है इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद जो है सर मेरे पापा जी के अकाउंट में, अगली बात है कि लेखांकन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार किस लिए कर रहे हैं भाई? टाइम पास करने के लिए तो व्यापार नहीं ना करते हैं, करते हो? आप में से कोई व्यापारी है क्या? कोई व्यापारी है क्या? वो व्यापार बताओ कर रहा है तो क्योंकि वो अपनी आजीविका उससे कमा रहा है व्यापार करने का। बोलो क्या रीजन है व्यापार करने का? क्या रीजन है? तो कोई भी व्यक्ति व्यापार किस लिए कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो अपनी आजीविका उससे कमा रहा है। और कैसे कमा रहा है? लाभ के जरिए, प्रॉफिट के जरिए। और लेकिन व्यापार करते करते प्रॉफिट की जगह भाई लॉस भी हो सकता है। तो इस प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसकी जानकारी कैसे पता चलेगा? जब हम सौदे में घटनाओं को लिखे रहेंगे तब ना। तो लाभ और हानि की जानकारी के लिए भी हमें क्या होता है? लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या? तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा। इसके साथ साथ अगर लेखांकन किए रहेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन करने में भी सहायता मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया कि आपके पास जो है ना, एक साल जब आप एक एजुकेशन ईयर में होते हो तो आपके पास उस साल में आपको कई रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे
जैसे अभी आप लोगों का ये कौन सा महीना स्टार्ट हो गया, अभी जुलाई चल रहा है ना, अगस्त स्टार्ट होने वाला है। तो इस महीने में आप लोगों का ऐसा होगा कि स्कूल में टेस्ट वगैरह तो हुआ ही होगा, टेस्ट हो गया, स्कूल स्कूल। तो एक वर्ष के दौरान, पूरे के पूरे एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान क्या होता है, कई बार आपको अपने आप को परखने का, जांच करने का मौका मिलता है। ठीक है, कैसे ये मिलता है कि पहले टेस्ट होता है, स्कूल टेस्ट, क्लास टेस्ट, वो देखते हो, उसमें कुछ नंबर आते हैं। फिर उसके बाद एक हाफ ईयरली हो जाता है, कहीं कहीं क्वार्टरली भी होता है, वो देख लेते हो, उसमें रिजल्ट मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जो है अगला क्या होता है, फाइनल एग्जाम होता है, उसके रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आप इन सभी रिजल्टों को तुलना कर सकते हो, टेस्ट में आप कितना अच्छा नंबर लाए थे, हाफ ईयरली में आपके कितने नंबर आए, फाइनल में आप कितने नंबर लाए, सब नंबर को आपस में रखोगे, देखोगे कि आपके ग्राफ क्या है, आप बढ़े हो, घटे हो, क्या किए हो, क्या स्थिति चल रहा है। ठीक है, तो इससे आप अपनी पढ़ाई का एक अनुमान लगाते हो, एक जो है उसका तुलना कर पाते हो कि साल भर के दौरान आपकी पढ़ाई, कब आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, कब आप खराब पढ़ते हो, कब आपने क्या किया। ठीक है, और अगर कई सालों के रिजल्ट आप देख लोगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि बचपन में आप किस क्लास में बहुत अच्छा पढ़े थे और बचपन में आप किस क्लास में जो है अपना स्थिति खराब करके रखे थे। तो तुलना करने में भी इसी तरह लेखांकन एक मदद करता है। जैसे आपकी पढ़ाई का रिजल्ट आपका है, उसी तरह लेखांकन व्यापार का रिजल्ट है। लेखांकन क्या, व्यापार का रिजल्ट है। व्यापार के हर एक एक चीजों को लिखा हुआ है, उसके रिजल्ट निकले हुए हैं। अब वो कई वर्षों का लेखांकन आपस में रखेगा और उसकी तुलना करेगा कि पिछले साल कितना लाभ था, इस साल कितना लाभ है, पिछले साल कितनी संपत्ति थी, इस साल कितनी संपत्ति है। इस तरह से वो तुलना करके भी अपना उपयोगी निष्कर्ष निकाल सकता है और उसके हिसाब से अपना काम कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विवादों के निपटारे में सहायक। इसके साथ साथ जो है ना, लेखांकन विवाद भी नहीं पैदा करने देता, उसके निपटारे में भी सहायता करता है। ठीक है, अरे बाप रे बाप रे, इतना डाउट आ गया, डाउट 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 डाउट, क्या आ गया भाई, विवाद हुआ। ठीक है, विवाद होते होते क्या हुआ, न्यायालय तक चला गया, बात कोर्ट कचहरी हो गया, प्रदान करता है। कभी मान लो कोई आया आपके साथ बात विवाद करना स्टार्ट किया, तुमने हमको जो है क्या किया है, तुमने हमको जो है गलत हिसाब दिया है, तुमने हमको लूटा है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने हमको जो है 5,000 का माल बेच करके हमसे 10,000 रुपए ले लिया। इस तरह से बहुत बहुत बवाल हो रहा है, बहुत बवाल हो रहा है, खूब विवाद हुआ। ठीक है, विवाद होते होते क्या हुआ, न्यायालय तक चला गया, बात कोर्ट कचहरी हो गया। ठीक है, न्यायालय तक बात चला गया। तो न्यायालय तक जब बात चला गया तो आप अपना न्यायालय के पास क्या करोगे, अपने लेखांकन को प्रस्तुत करोगे साक्ष्य के रूप में। न्यायालय उस साक्ष्य को देखेगा, मतलब जो जज है उस साक्ष्य को देखेगा, उस हिसाब से वो डिसीजन दे देगा। तो इस तरह से क्या होगा, विवादों में निपटारे में भी आपका जो लेखांकन वहां पे साक्ष्य के रूप में, साक्ष्य यानी सबूत, सबूत के रूप में मान्य हो जाता है और न्यायालय उसके अधीन पे अपना जो है फैसला सुना सकता है। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ऋण लेने में सुविधा। अगली बात यह भी है कि ऋण लेने में सुविधा, भाई लेखांकन आपको लोन लेने में भी सुविधा प्रदान करती है। अब ये कैसे होगा भाई, लेखांकन से लोन का क्या कनेक्शन है, ये मन में आ रहा होगा। बिल्कुल लेखांकन से लोन का कनेक्शन है, लेखांकन लोन लेने में भी सुविधा प्रदान करती है। जानते हो कैसे, जानते हो कैसे, देखो जो लेखांकन है ना, जो आप लेखांकन है उसमें क्या होगा कि आप खुद सोचो, अगर हम आपसे पूछे कि आपके पास दो लोग हैं, एक लोग है जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो कि वो कौन है, क्या है, कितना कमाता है, कैसे रहता है, कहाँ है, सारा डिटेल आपको पता है। और एक व्यक्ति है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, बस नाम वाम को छोड़ करके, क्या काम कर रहा है थोड़ा मोड़ा छोड़ करके, बाकी कुछ नहीं पता है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसके बारे में पूरा का पूरा A to Z डिटेल पता है, और एक व्यक्ति है जिसके बारे में आपको थोड़ा मोड़ा पहचान पता है कि नाम क्या है और क्या करता है, बस इस तरह की कोई बातें पता है। ठीक है, अब वो दोनों आपके पास लोन लेने के लिए आए, दोनों के दोनों आपके पास लोन लेने के लिए पैसा ऋण के तौर पे, उधारी के तौर पे मांगने के लिए आएंगे। आप किस व्यक्ति को लोन देना पसंद करोगे, बताओ किस व्यक्ति को लोन देना पसंद करोगे। अगर आप एक लोन देने वाला व्यक्ति हो, ऋणदाता हो, तो आप ऋण किसको देना पसंद करोगे। ऐसे कोई भी आएगा मांगेगा, आप दे दोगे खुला, बाओ भाई अच्छा लोन चाहिए, लो इतना रुपया, लोन चाहिए लो इतना रुपया, ऐसे तो नहीं ना करोगे। लोन किसको देना पसंद करोगे बोलो। तो कोई भी इंसान लोन उसी को देता है ना जहां उसको लगता है कि लोन की रिकवरी के चांसेस हो, है कि नहीं। ऐसे डुबाने के लिए कोई पैसा नहीं ना देता, हमेशा कोई किसको लोन देता है, उसी व्यक्ति को लोन देगा ना जहां से रिकवरी के चांसेस हो। जो व्यक्ति कमा नहीं रहा है या जिस व्यक्ति के बारे में आपको नहीं पता है कि वो क्या है, कैसा है, किस तरह से, उस व्यक्ति को आप लोन नहीं ना दोगे। आप क्या करोगे, आपको कंफर्म पता चल रहा है जब आप लेखांकन देखोगे किसी का, ठीक है, आप जब किसी का लेखांकन देखोगे तो उस लेखांकन के जरिए आपको एकदम अच्छे तरीके से सारी बातें डिटेल पता चल जाएगा कि व्यापार किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है। अगर व्यापार अच्छा चल रहा है तो आप लोन दे पाओगे। आप व्यापार की स्थिति देख लोगे और तुमको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये व्यापार जो है लोन लौटाने लायक है, अगर इसको पैसा देंगे तो पैसा हमारा फंसेगा नहीं, निकल जरूर जाएगा।
तो आप वहां पर लोन देने के लिए अपना हाथ खोल सकते हो, यानी वहां पर ऋण दे सकते हो। लेकिन जब ऐसे जगह है जहां पे आप फंसा हुआ है, मार्केट बात लग रहा है कि ये डूब रहा है, इससे पैसा निकलने का चांस नहीं है, अगर पैसा देंगे तो वहां पर डूब जाएगा, तो आप नहीं ना दोगे। तो इसीलिए लेखांकन इंपॉर्टेंट होगा, ताकि लेखांकन के जरिए आप व्यापार को समझ पाओ और फिर जाके लोन दे पाओ। ठीक है, तो ऋण लेने में भी व्यापार की सुविधा होती है। फिर इसके बाद कर्मचारियों पर नियंत्रण। ये बात तो आपको पता है कि इससे कर्मचारियों पर भी नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है? क्योंकि लेखांकन अच्छे तरीके से होगा तो उससे छल कपट का पता चल जाता है, जालसाजी का पता चल जाता है, गबन का पता चल जाता है। ठीक है, लेखांकन में अशुद्धि अगर कुछ होगा तो उसका पता चल जाता है। तो इस तरह से जो है कर्मचारियों पर भी नियंत्रण कसा जा सकता है, कोई छल कपट गबन चोरी वगैरह ये सब ना कर पाए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्यवसाय बंद करने में सहायक। इसके अलावा लेखांकन से व्यवसाय बंद करने में भी सहायता प्रदान होता है। जैसे क्या आपकी लेखांकन बहुत अच्छी हो रही है, प्रॉपर वे में हो रही है, आपको मन कर रहा है कि चलता चलता व्यापार आप बंद कर दो या बेच दो, तो बेच लोगे आराम से, वैल्यू निर्धारित आराम से हो जाएगा। लेखांकन क्यों हो गया? आपके व्यापार की वैल्यू पता रहेगा कि हाँ इस व्यापार की वैल्यू 10 लाख है, तो 10 लाख आप मार्केट में रखोगे रेट, कोई आएगा आपसे ले सकता है। ठीक है, तो लेखांकन के जरिए व्यापार को बंद करने में, व्यापार को बेचने में, इसमें भी सहायता प्रदान होता है। ठीक है, तो लेखांकन ये भी करता है। काजल सिंह क्या है आपके क्वेश्चन? पूछो, कब चेक कर ले। ठीक बात। काजल आपके क्या क्वेश्चन है? पूछो काजल। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति आएगा नहीं या कि आपके साथ व्यापार में आपको सहायता मिलती है। ठीक, लगेगा कि हाँ यार, ठीक बात। काजल अपने साथ व्यापार में जोड़ना चाहते हो तो काजल। चलो नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट है साझेदारी में सहायता। इसी तरह व्यापार बेचने के साथ साथ साझेदार बनाने में सहायता प्रदान करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को आप अपने साथ व्यापार में जोड़ना चाहते हो तो ऐसे ही कोई व्यक्ति आएगा नहीं या कि आपके साथ व्यापार में जुड़ जाएगा, आपके व्यापार का लेखा जोखा देखेगा, स्थिति देखेगा, लगेगा कि हाँ यार व्यापार तो अच्छा चल रहा है, हाँ इस व्यापार में जुड़े तो हमको फायदा होगा, तभी ना वो जुड़ेगा। तो लेखांकन के जरिए किसी भी व्यक्ति को अपने व्यापार में जोड़ने में भी आपको सहायता मिलती है। ठीक, नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है? वित्तीय सहायता में सहायक। इसके साथ साथ वित्तीय सहायता भी अगर आपको चाहिए तो उसमें भी सहायता प्रदान होती है। देखो होता क्या ना, ऐसा आपने सुना भी होगा, जाना भी होगा कि सरकार जो ना व्यापारियों के ऋण माफ कर देती है। सुना है? सुना है कि नहीं? सरकारें जो होती हैं व्यापारियों के ऋण माफ कर देती है। सरकारें जो होती हैं कभी कभी किसानों के भी ऋण माफ करती हैं। हालांकि किसानों की ऋण माफी और सरकार जो है व्यापार की ऋण माफी, उनमें दोनों में अंतर है। व्यापार की ऋण माफी ज्यादा होती है, किसानों की ऋण माफी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो आपने ये सुना है कि नहीं? बोलो, कि सरकार जो है व्यापारियों के, व्यवसायियों के ऋण माफ कर देती है, ये आपने सुना है? अच्छा, अब आपको लगता होगा कि कैसे व्यापारियों के ऋण क्यों सरकार माफ करती है, क्या जरूरत है? तो देखो, क्योंकि व्यापार जो है ना, किसी भी देश की तरक्की में व्यापार का बहुत बड़ा योगदान है ना बात। व्यापार का इसलिए योगदान है क्योंकि व्यापार जब बढ़ता है तभी हमारा अर्थव्यवस्था ग्रो करता है, बूस्ट करता है। व्यापार बढ़ने से क्या होता है? रोजगार पैदा होता है, रोजगार पैदा होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसी से जीडीपी जो है स्ट्रांग होती है, सारी चीजें है ना बात। तो मतलब ये सारी की सारी बात है। लेकिन व्यापारियों के ऋण माफ करने मतलब कैसे? सरकार को कैसे पता चल रहा है? हाँ, क्योंकि दुनिया में, देश में बहुत से व्यापारी है ना, देश दुनिया में बहुत से व्यापारी है। कैसे पता करना है कि हाँ इन्हीं इन्हीं व्यापारी का ऋण माफ करना है, सबका नहीं माफ करना है? कैसे वो डिसाइड करती है? तो लेखांकन के जरिए। लेखांकन देखती है और समझती है कि हाँ ये व्यापार जो है बढ़िया चलने वाला है, ये व्यापार जो है आगे चलने वाला है। तो सरकार क्या करता है? उस तरह के व्यापारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, सब्सिडीज देती है, तरह तरह के ऋण देती है, और यहां तक कि ऋण की जो है ब्याज माफ करती है, और कभी कभी ऋण ही माफ कर देती है। व्यापारियों को इस तरह के मिलता है। जैसे देखो, स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट का फंड चलता रहता है, एमएसएमई सेक्टर यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम टाइप के इंटरप्राइजेज जो होते हैं उसके लिए सरकार जो है तरह तरह के ऋण के ऑप्शन देता रहता है। ठीक है, यहां तक कि किसी को व्यापार चालू करना है तो उसके लिए सरकार के पास तरह तरह के ऋण के ऑप्शन होते हैं। तो ये क्या है? ये सरकार की जो सहायता है, आर्थिक सहायता। और उस आर्थिक सहायता को लेने के लिए, उस वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता बोलो या वित्तीय सहायता बोलो, उसको लेने के लिए भी आपके पास जो है बकायदे लेखांकन होना चाहिए। लेखांकन दिखाओगे, सरकार खुश होगा, जो संस्थाएं खुश होगी, तभी जाके उस प्रकार से आपको जो है सहायता मिलता है। देखो, सरकार से भी सब्सिडी मिल सकता है, या फिर किसी भी वित्तीय संस्थाओं से भी आपको वित्त कब मिलेगा, फाइनेंस कब मिलेगा, जैसे हमने बोला ऋण लेने में सहायता, उसी तरह से तभी मिलेगा। आपको समझ में आया कैसे मिलेगा? इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट बात देखो, अब ये व्यापार की बात हो गया। अब देखो दूसरा बोला प्रबंध में लेखांकन की भूमिका। भाई अभी व्यवसाय में हम लोग लेखांकन की भूमिका देख रहे थे, अब पूरा का पूरा व्यवसाय को छोड़ करके हम किसका, व्यवसाय के मैनेजमेंट में सोचना पड़ेगा कि लेखांकन मैनेजमेंट में क्या क्या जो है फायदा पहुंचा रहा है। ठीक है, जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट में लेखांकन से किस तरह से लाभ होता है, क्या क्या उसमें उसकी भूमिका है। ठीक है, तो ये देखो, तो बोला है बड़ी बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं में स्वामित्व एवं प्रबंधन पृथक पृथक होते हैं। इन संस्थाओं में लेखांकन प्रायः अनिवार्य होता है और उचित लेखांकन प्रबंध के लिए जो है जरूरी है। और उसको कैसे जरूरी है और कैसे सहायता प्रदान करता है, तो इस पॉइंट से समझो।
सबसे पहला पॉइंट को बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट बोला प्रबंध में सहायक। भाई प्रबंध की सुविधा है तो प्रबंध में सहायता होता है। कैसे सहायता होता है? तो प्रबंधकों को प्रबंध हेतु समय समय पर अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है और लेखांकन उन्हें सूचनाएं उपलब्ध कराने में सहायक होता है। लेखांकन है क्या? डेटा, व्यापारिक डेटा ही है ना, आंकड़ों को लिखना ही ना लेखांकन है। और उस आंकड़ों की जानकारी आप किसी भी प्रबंधक को होगा तभी ना वो कोई डिसीजन ले पाएगा। तो हर डिसीजन लेने के लिए उसके पास आंकड़े चाहिए, और आंकड़े चाहने के लिए, सूचना चाहने के लिए क्या चाहिए? लेखांकन चाहिए। तो लेखांकन से सूचनाएं प्राप्त होता है, उससे जो है प्रबंधक अपना डिसीजन लेता है। नेक्स्ट क्या है? योजना तैयार करने में सहायता। अब किसी भी बारे में आपको कोई सटीक योजना बनाना है, तगड़ा योजना बनाना है, खूब तगड़ी प्लानिंग करनी है, तो कैसे करोगे प्लानिंग? अंधाधुन अंधेरे में तीर मार के तो प्लानिंग नहीं करोगे ना कि हाँ ऐसे कर लेंगे हो जाएगा काम, नहीं ना। प्लान करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपके पास सारे के सारे आंकड़े ही होने चाहिए, सारी की सारी सूचनाएं होने चाहिए, तभी प्लान कर पाओगे। जैसे आज अगर आपने प्लान किया कि आपको जो है क्लास 11th के एग्जाम में आपको 90+ चाहिए, 95 चाहिए, 100 में से 100 चाहिए, तो आप ऐसे हवा में प्लान बना लोगे? हाँ सोए थे, सपने आ गए कि हाँ 100% आएगा, ठीक हो गया प्लान। सोए गए सपने में, ऐसे प्लान होगा? नहीं ना। आप कैसे प्लानिंग करोगे? आप लिखोगे भैया स्कूल में हम इतना घंटा पढ़ते हैं, हम जो है ऑनलाइन कोचिंग इतना लेते हैं, हमारे पास अब इतना टाइम बचा है, ठीक है, इस टाइम में हमने इतने समय खाने पीने को दिया, इतने समय हमने सोने को दिया, ये सारी की सारी चीजें लिख लोगे। फिर देखोगे आपके पास इतना समय बचा, अब इस समय में आप किस सब्जेक्ट को कितना कितना किस किस टाइम पढ़ोगे, ये सारी आप बातें लिखोगे। यानी आपके पास उपलब्ध सूचनाएं होगा, उसी हिसाब से आप प्लान कर पाते हो, है ना, योजना बना पाते हो। सेम इसी तरह प्रबंधक भी जब अपने व्यापार को चलाने के लिए योजना बनाता है, तो व्यवसायिक प्रगति और सफलता के लिए जो योजना बनाना होता है, तो वो कैसे बनता है? वो लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही बन पाता है। अगर लेखांकन सूचनाएं दिया जाता है कि हमारे व्यापार की मजबूत पॉइंट क्या है, हमारे व्यापार की कमजोर पॉइंट क्या है, लेखांकन के जरिए पता चल पाता है, तभी वो प्रबंधक उस प्रकार से अपना योजना कर पाता है, प्लान कर पाता है और व्यापार को चला पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या? नेक्स्ट है वेतन भत्ता आदि के निर्धारण में सहायक। इसके साथ साथ लेखांकन जो है वेतन, यानी कर्मचारियों को कितना कितना पैसा देना चाहिए, कौन कर्मचारी कितने लायक का है वो कितना देना चाहिए, और भत्ता। भत्ता क्या होता है? एक तरह से भत्ता का मतलब होता है अतिरिक्त पैसा, वेतन का अतिरिक्त पैसा। जैसे वेतन हो गया मिक्स एकदम फिक्स पैसा कि आप इतना काम करो इसके लिए आपको इतना पैसा मिला, ठीक है। लेकिन भत्ते क्या हो गया? भत्तन जो है उसके अलावा कुछ चीजें हो गया। जैसे क्या है? आपके बाल बच्चे हैं तो आपके बाल बच्चों के पढ़ने के लिए पैसा दे देगा, ठीक है। आप भाई आदमी हो तो जाहिर सी बात है आदमी जो है तो स्वस्थ के साथ अस्वस्थ भी होता है, बीमार भी होता है, तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए इतना रुपया दे दिया गया, ठीक है। आप घर पे रहते हो तो चलो आप किराए पे रहना है, दूसरे जगह पे आओ, रहने के लिए भी कुछ पैसा दे दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सुविधाओं के लिए, कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए जो भी पैसा दिया जाता है उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं? भत्ता करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? तो भत्ता किसको कितना देना है उसके लिए भी प्रॉपर लेखांकन रहेगा, तभी पता चलेगा। फिर बोनस। बोनस क्या होता है? कंपनी अगर बहुत अच्छा लाभ कमा लेता है, कोई व्यापार अगर बहुत अच्छा का लाभ कमा लेता है तो उस लाभ का कुछ हिस्सा अपने व्यापारी को भी बांट देता है, तो वो बोनस भी होता है। बीच बीच में किसी ना किसी सीजन वगैरह में बोनस निकलता है, ठीक है। तो बोनस आदि के लिए भी जो है इन सबके निर्धारण में भी हमारा क्या होता है? लेखांकन की भूमिका होती है कि किसको कब कितना रुपया देना है, ठीक। डन है। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात हमारा क्या है कि कार्य कुशलता की जानकारी। इसके साथ साथ लेखांकन के से हमें कार्य कुशलता की भी जानकारी मिलती है कि हमारा व्यापार कितना अच्छा चल रहा है। भाई सीधी सी बात है, लेखांकन आप करोगे तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि हाँ आपका व्यापार जो है अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है? सीधी सी बात है, पता चलेगा। तो वही कार्य कुशलता की जानकारी व्यवस्थित लेखांकन से छल कपट एवं त्रुटियों इन सब में जो तो कमी तो होता ही है, नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही साथ कर्मचारी का कार्य कुशलता भी जो है कार्य क्षमता भी बढ़ती है, ठीक है। इससे व्यवसाय के लाभ में वृद्धि होती है। आप अच्छे तरीके से लेखांकन करोगे ना तो कर्मचारी खुद भी डरता रहता है कि सारी बातें नोट हो रहा है, सारी बातें लिखी जा रही है, तो आदमी अच्छे से काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इंसान पुण्य क्यों करता है? अगर एकदम इसको मतलब इससे जोड़ा जाए, पुण्य पाप से जोड़ा है, तो इंसान पुण्य क्यों करता है? क्योंकि उसको भी पता है कि सारा जो है ना, सारा हिसाब किताब ऊपर हो रहा है, कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है ना। बात ये डर के ही ना करता है, एक तरह से देखा जाए तो लॉजिकली तो डर के ही करता है। सेम वही बात, अगर हम किसी की जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, तो हम उस किसी कंपनी में अच्छा काम क्यों कर रहे हैं? हम अपना पूरा अच्छा काम क्यों करना चाहेंगे? ज्यादा ज्यादा मेहनत करके अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा बढ़ा के क्यों काम करना चाहेंगे? क्योंकि हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो लिखा जा रहा है, और जब लिखा जाए तो उसी के साथ अगले साल हमारे साथ बर्ताव होगा। हमारी सैलरी बढ़ेगी या हमारी सैलरी घटेगी, हमारा प्रमोशन होगा कि हमारा डिमोशन होगा, हमें नौकरी पे रखा जाएगा कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सारी की सारी बातें कर्मचारी सोचता है और उसी सोचने के हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। तो इसलिए भी क्या है, लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक बात क्या कि कार्यकुशलता इस तरह से वृद्धि होती है लेखांकन के जरिए, क्योंकि कर्मचारी के बाद में दिमाग है कि भाई लिखा जा रहा है तो बढ़िया से काम करो, कार्यकुशलता बढ़ाओ, ठीक। चलो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, अगला बात किया जाए तो निवेश में भी लेखांकन की भूमिका है। निवेश
अब ये निवेश क्या होता है, किसी को पता है? निवेश, निवेश को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इसे जो है ना विनियोग भी कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम लोग विनियोग भी कहते हैं। कोई जानता है क्या होता है विनियोग? बोलो, कोई बच्चा जानता है विनियोग क्या होता है? कौन पता है विनियोग क्या होता है? व्यापार में और पैसा लगाना, ठीक है संध्या, कुछ हद तक ठीक ठाक है। और बताओ। हाँ, हिंदी की क्लास कब चलेगी आनंद शर्मा? किसी चीज में या बिजनेस में सब इन्वेस्ट करना है। आप क्या मतलब, वही इन्वेस्ट का मतलब ही तो पूछ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, इंग्लिश तो हम भी लिखे हैं, होता क्या है ये बस पूछ रहे हैं। तो देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है धन लगाना, जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं व्यापार व्यापार में इन सब जगहों में धन लगाना, ठीक है। लेकिन किस चीज में धन लगाना भाई इन्वेस्टमेंट कराएगा? क्या कहीं भी धन लगा दो इन्वेस्टमेंट कराएगा? ना। अगर हम कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, कहीं पे पैसा हम डाल रहे हैं और ये सोच के लगा रहे हैं, इस सोच के डाल रहे हैं कि वहां जो हम पैसा लगा रहे हैं वहां से जब वो रिटर्न होगा तो हमारा बढ़ के मिलेगा। यानी कभी भी लाभ की आशा से, ठीक है, प्रॉफिट के पर्पज से, लाभ की सोच से अगर हम कहीं भी पैसा लगाते हैं, चाहे व्यापार में लगाएं चाहे किसी मार्केट में लगाएं, ठीक है, वो पैसा हमारा लगाना ही क्या होगा? निवेश कहलाएगा। बात समझे? निवेश का मतलब होता है कि जहां हम लोग इस सोच से पैसा लगाएं कि वहां से रिटर्न हमें क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये बात याद रखना कि ये हमारा सोचा रहता है कि हाँ हमें प्रॉफिट में मिलेगा रिटर्न। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप निवेश करते हो, पैसा लगाते हो, लेकिन पैसा डूब भी जाता है, हानि भी हो जाता है। लेकिन आप लगाते यही सोच के कि मिलेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए उसको निवेश कहेंगे, भले ही वहां से हानि मिल रहा है, कहेंगे उसको निवेश। तो बात क्या है? बात आपका माइंडसेट का, कि आप क्या सोच के पैसा डाल रहे हो। अगर आप प्रॉफिट सोच के पैसा लगा रहे हो तो वही पैसा क्या होगा? निवेश कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पे बोला कि निवेश में भी लेखांकन की भूमिका है, यानी इन्वेस्टमेंट में भी लेखांकन की भूमिका है। बिल्कुल है। आप एक निवेशक हो मान लो, यानी इन्वेस्टर हो, पैसा लगाने वाले हो, तो आप किस व्यापार में पैसा लगाना चाहोगे? बताओ। उसी व्यापार में पैसा लगाना चाहोगे जो व्यापार बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट छाप रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, ग्रो करते जा रहा है। ऐसे ही टाइप के व्यापार में पैसा लगाओ ना। या फिर ऐसा व्यापार जो डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, डूबते जा रहा है, हर साल जो है घटता जा रहा है उसकी स्थिति, हर साल उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही, बर्बाद होती जा रही। आप ऐसे डूबते हुए पे पैसा नहीं ना लगाओगे, डूबते हुए व्यापार में नहीं ना जाना चाहोगे, उसमें अपने पैसे को नहीं ना फंसाना चाहोगे। आप हमेशा किस प्रकार व्यापार में पैसा लगाओगे? जहां बढ़ने के चांसेस है, जहां पे आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो निवेश में भी इसीलिए लेखांकन की जो है जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, व्यापार ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, व्यापार लाभ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, ये सारी की सारी बातें किससे पता चलेगा? लेखांकन पता चलेगा। तो लेखांकन से हम लोग क्या करते हैं, निवेश में भी हम लोग उसमें भी सहायता ये प्रदान करता है, उसकी इसमें भी भूमिका है। नेक्स्ट हमारा क्या? नेक्स्ट है शासकीय निर्णयन में लेखांकन की भूमिका। शासकीय का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमें जो है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि लेखांकन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां जरूरी है? सरकारी, शासकीय। भाई लेखांकन का सरकार का क्या रोल है लेखांकन में? अब इस हिसाब से हमें सोचना है। सर डाउट प्लीज, ठीक है, देख ले क्या डाउट आ गया। सर रीना और विशाल बहुत बात करते हैं यार, तो आप इग्नोर मार दो फिर, और क्या करोगे, ठीक है। सर आपसे कैसे मिल सकते हैं? खुशी चौधरी, हमसे मिलने के लिए आप क्लास में टॉप करो, फिर हम लोग का जो है नेक्स्ट ईयर जब लॉन्चिंग होता है उसमें पुराने बच्चे आते हैं, आप लोग भी आना, आओ मिलो, ठीक है। टॉप करके मिलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग को भी खुशियाँ होगी। और ऐसे भी लॉन्चिंग में बच्चे आते हैं जो नेक्स्ट ईयर की लॉन्चिंग होती है, जैसे आप क्लास 11th में हो, अगले साल क्लास 12th में जाओगे तो लॉन्चिंग होगा, उसमें आ जाना आप लोग, वहाँ पे मिल लेंगे, ठीक। चलो भाई ये हो गया। सर सिलेबस कवर करा देना क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाता, ओनली यहाँ पढ़ता हूँ। सर हिंदी की क्लास लगवा दो, ठीक है गिरीश शर्मा। और सिलेबस यार वक्त से पहले कवर होता है, ये बोल के आप मेरा नाक मत काटो, ठीक है। सर आज तो आप एनर्जी में देख रहे हो यार, रोज एनर्जी में हम रहते हैं यार, ऐसी क्या बोल रहे हो। सर आना चाहेगा कि हमारा रोपण में क्या करेगा जज हमारे पक्ष की, उसमें सहायता प्रदान करेगा, इंडियन में करें, ठीक है। मतलब उनका क्लास नहीं चल रहा है, ठीक है, देखते हैं उनके बारे में क्या है, एक दो दिन में वो सही हो जाएंगे, उनका क्लास चलने लगेगा। और नहीं चलेगा तो यही बोलना एक बार ऐप को रीइंस्टॉल करें, ठीक है, डाउन मतलब अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करके दोबारा से लॉगिन करें, चलने लगेगा, ठीक। चलो अब अगली बात करते हैं हम लोग क्या। तो यहाँ पे शासकीय में जो है निर्णय में, यानी सरकारी निर्णय जो होता है उसमें कैसे कैसे लेखांकन फायदा पहुंचाता है। तो देखो सबसे पहला क्या बात हो रहा है कि करारोपण में सहायक, टैक्सेशन उसमें सहायता प्रदान करेगा। ये तो बात आपने पहले भी पढ़ा ना
कि भाई सरकार जो टैक्स लगाता है उसमें भी हम लोग का लेखांकन देखता है, उसके हिसाब से टैक्स लगाता है। ठीक है, तो सरकार किसी भी संस्था की आय या लाभ हानि की जानकारी लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही प्राप्त करती है और लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही कर निर्धारण और वसूली की जाती है। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा पॉइंट हो गया लाइसेंस प्रदान करने में सुविधा। आपके व्यापार को किसी चीज का लाइसेंस चाहिए, व्यापारिक लाइसेंस चाहिए, तो वो भी लेखांकन के जरिए मिल जाता है। ठीक है, तो सरकार को उचित लेखांकन के आधार पर ही व्यक्ति या संस्था को आयात निर्यात अथवा अन्य प्रकार के जो लाइसेंस देने होते हैं वो देता है। लेखांकन देखने के बाद ही हर व्यापार के जो है सरकार लाइसेंस ऐसे बांटते नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या? नेक्स्ट है प्रगति की जानकारी। इसके साथ साथ सरकार अपने देश की प्रगति जानना चाहेगा, औद्योगिक प्रगति जानना चाहेगा कि हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है कि नहीं, व्यापार धंधे उसमें चल रहा है कि नहीं, तो वो कैसे? लेखांकन के जरिए पता चल जाता है। ठीक है, तो सरकार विभिन्न उद्योगों या व्यवसाय से संबंधित जो है आंकड़े एकत्रित कर देश के व्यावसायिक एवं औद्योगिक विकास की प्रवृत्ति की जानकारी भी प्राप्त कर पाती है। इससे औद्योगिक विकास संबंधी योजनाएं तैयार करने में सुविधा होती है। देश हमारा आगे बढ़ रहा है कि नहीं, देश में औद्योगिक विकास हो रहा है कि नहीं, ये सभी व्यापारों के लेखांकन के जरिए पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या? नेक्स्ट है वित्तीय सहायता। जो हमने बताया था वहां पर भी वित्तीय सहायता में भी सहायता जो मतलब प्रदान करता है लेखांकन। जैसे हमने बोला नहीं, सरकार जो है ना वित्तीय सहायता सब्सिडीज भी देती है, तो सब्सिडीज ऐसी नहीं बांटता रहता है हर व्यापार को देगा, नहीं, किस व्यापार को देना चाहिए, कौन व्यापार उस सब्सिडी के लायक है, उसके लिए भी लेखांकन से ही वो पता करता है कि हाँ इस व्यापार को पैसे की जरूरत है, इस व्यापार को दो, ये व्यापार आगे ले जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से सब्सिडी में भी लेखांकन जो है प्रदान करता है सुविधा। फिर क्या है? मूल्य नियंत्रण अन्य व्यावसायिक कानून। ठीक है, उसमें संशोधन। अगर सरकार कोई कानून बना रहा है मूल्य के ऊपर, ठीक है, या कोई भी व्यापारिक कानून बना रहा है, तो सारे के सारे व्यवसाय को लेखांकन को देखेगा, अपने देश की व्यापारिक स्थिति को देखेगा और व्यापारिक स्थिति देखने के बाद ही कोई कानून लेकर के बनाएगा, ताकि सब अच्छे से चले, कोई ज्यादा दिक्कत ना उस कानून से। ठीक है, चलो भाई। और लास्ट हमारा क्या? समाज में भी लेखांकन की भूमिका होती है। समाज से भी लेखांकन की भूमिका जो है मौजूद है। कैसे है? तो देखो, समाज यानी हम लोग आम लोगों से लेखांकन का क्या लेना देना है? आम लोग का लेखांकन से क्या लेना देना है? देखो, आम लोग भी व्यापार से जुड़े हैं। जानते हो कैसे? आप भले ही व्यापार करो या ना करो, लेकिन आप भी व्यापार से जुड़े हो। क्यों? क्योंकि व्यापार उद्योग धंधे हो रहे, तभी आपके पास वस्तु एवं सेवाएं मौजूद हो रही हैं, मिल रही हैं। अगर व्यापार ना होता, जैसे हम लोग भी आपको पढ़ा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, है ना बात, तो ये प्लेटफॉर्म भी अगर लाभ ना कमाता, लाभ कमाना के काम छोड़ दे, सारे के सारे नॉर्मल काम करने लगे, तो ये कंपनी ग्रो नहीं करेगा। जब कंपनी ग्रो नहीं करेगा तो हर बच्चों तक पहुंच नहीं पाएगा, फिर हर बच्चों को जो है कम से कम रेट पे एजुकेशन अच्छा मिल नहीं पाएगा, बढ़िया बढ़िया टीचर मिल नहीं पाएंगे ऑल ओवर इंडिया। यहाँ तक कि अब कुछ दूसरे देशों में भी हम लोगों के जो है फैकल्टीज जा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो कैसे पढ़ा रहे हैं? सारे बच्चों तक अच्छे एजुकेशन कैसे पहुंच रहे हैं? व्यापार के जरिए। यानी व्यापार जो है ना, कॉमर्स जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्यापार जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और व्यापार का लेखांकन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब लेखांकन होगा ना सही से, तभी पता चलेगा कि व्यापार जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। व्यापार की जो लागतें निकल के आ रही वस्तुओं की, वो ज्यादा तो नहीं है ना। अगर बहुत ज्यादा लागत होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, सर्विसेज महंगे हो जाएंगे, लोग खरीद नहीं पाएंगे, लोग उससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए लेखांकन क्या करता है? मूल्य नियंत्रण का काम करता है, जिससे जनता को, समाज को सस्ते दर पे वस्तुएं मिली, सेवाएं मिली, जिससे जनता समाज भी खुश होता है, और साथ ही साथ अच्छा व्यापार होता है। तो व्यापार के वजह से समाज को रोजगार भी मिलता है। तो रोजगार के लिए, अच्छी वस्तु एवं सेवाओं के लिए भी लेखांकन आवश्यक है। ठीक बात? तो ये बात है। उचित लेखांकन व्यवस्था से वस्तु की लागत को कम करने में सहायता होती है, जिससे उपभोक्ता को अच्छी किस्म की जो है ना वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है और उपभोक्ता के रहन सहन में वृद्धि होती है। ठीक है, डन बात, क्लियर है? व्यापार में हर, ठीक है, कुछ क्लास नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि लेखांकन की अपनी सीमाएं। जब भी सीमाएं की बात करेंगे तो याद रखना, हमेशा निगेटिव पहलू देखना है। लेखांकन का केवल नकारात्मक पहलू सोचना है, हर पॉइंट में केवल गलत चीजें निकालना है, हानि वाली चीजें निकालना है, दोष निकालना है। ठीक है, निगेटिव सोच रखना है हर पॉइंट्स में। जैसे यहाँ पे सारे पॉइंट्स मिल गए, जो भी हमारी लेखांकन की सीमाएं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। जैसे पहला क्या है? सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का लेखा। सोचो इससे क्या निगेटिव बन सकता है। दूसरा क्या है? भूतकालीन लागत पर आधारित। सोचो। तीसरा क्या है? व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव। चौथा है लेखांकन विवरण पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। पांचवा है जो है लेखांकन सिद्धांतों के प्रतिपालन में भी अंतर हो जाता है। फिर उसके बाद जो है सीमित अवधि का जो है चित्र प्रस्तुत करता है। फिर व्याख्यात्मक विवरण का अभाव होता है, और फिर वास्तविक मूल्य न बता पाना होता है। ये इतने जो है इसमें पॉइंट्स बना दिए गए हैं। काफी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे 8। ठीक है, 8 यहाँ पे लेखांकन की अपनी सीमाएं हैं, कमियां हैं, दोष है, निगेटिव बात है। चलो, जिसमें हम लोग सबसे पहला अगर बात करें तो सबसे पहला बात है सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का लेखा। ये बात आपको पता चल रहा है कि नहीं? ये बात हमने आपको बता ही दिया ना, कब से बताया है, कितनी बार बोल चुका है क्या, कि लेखांकन के अंदर किस चीज को लिखते हैं? बोलो,
लेखांकन के अंतर्गत हम किस चीज को लिखते हैं? केवल मौद्रिक तथ्यों का ही लेखा करते ना, केवल उन्हीं को लिखा जाता ना जिसे मुद्रा में बताया जा सके। लेखांकन में भावनाओं को लिखते हैं क्या? बोलो। कोई व्यक्ति कितना बड़ा जो है कपटी है, कितना जो है व्यापार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो लिखा जा सकता है, उसके अंतरात्मा का सोच लिखा जा सकता है। लेखांकन में सोच, भावनाएं, गुण, इन सब चीजों का कभी भी लेखा होता ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? मुद्रा में नहीं नापी जा सकती है। कोई व्यक्ति पूरे मन से, पूरे जी जान से एकदम लग करके व्यापार में काम कर रहा है, इस चीज को आप लिख नहीं सकते कि हाँ वो कैसे काम कर रहा है, कभी नहीं बता सकते, मुद्रा में नहीं बताया जा सकता। ईमानदारी, मेहनत, इन सबको मुद्रा में नहीं बताया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति काम करते करते चोट लग गया, उसको चोट लग गया, तो आप उस कितना दर्द वो सहा है, किस तकलीफ में वो है, आप उस दर्द तकलीफ को भी लेखांकन में नहीं शामिल कर सकते हो। कोई व्यक्ति बीमार है और बीमारी में भी वो अपने व्यापार के प्रति इतना ज्यादा, अपने काम के प्रति इतना ज्यादा जागरूक है, इतना अच्छा व्यक्ति है कि बीमारी में भी वो काम कर रहा है, तो वो किस तकलीफ में काम कर रहा है, उस तकलीफ को आप नहीं लिख पाओगे। तो लेखांकन क्या है? लेखांकन केवल और केवल किस चीज को लिखता है? केवल मौद्रिक लेखा करता है। और इसी वजह से अमौद्रिक जितनी चीजें होती है ना, उनसे भी व्यापार पे प्रभाव पड़ता है। भाई किसी की ईमानदारी से व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? ईमानदार कर्मचारी और बेईमान कर्मचारी, कौन व्यापार को आगे ले जाएगा? ईमानदार व्यापारी ने ले जाएगा, बोल रहा है। लेखांकन में केवल उन्हीं घटनाओं का फर्क पड़ता है, किसी की मेहनत का फर्क पड़ता है, किसी के गुण का फर्क पड़ता है, लेकिन वो सब लेखांकन में विषय वस्तु नहीं। पहला दोस्त तो यही समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ये बोल रहा है लेखांकन में केवल उन्हीं घटनाओं तथ्यों को लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। अतः कोई भी घटना व्यवसाय के लिए कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसका लेखा जो है पुस्तकों में नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका मौद्रिक मापन नहीं हो। जबकि इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी छोड़ दिया जाता है, तो ये पहला दोष हो गया, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा दोष यहां पर ये बोल सकते हैं भूतकालीन शल्य परीक्षण, या फिर बोल लो कि भूतकालीन आंकड़े लिखा जाता है, ठीक है? यहां पे आप कह सकते हो भूतकालीन लेखा भी कह सकते हो इसको। तो भूतकालीन लेखा का मतलब समझ रहे हो? भूतकालीन लेखा का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो भी लेखांकन के अंदर जो भी पॉइंट लिखे जाते हैं, वो कौन से पॉइंट लिखे जाते हैं, कौन सी बातें लिखी जाती है? जो हो गया है, जो हो चुका है, होने वाला है, उसको नहीं लिखते हैं। बात समझे? लेखांकन में क्या होता है कि माल बिका तब लिखेंगे, माल बेचना है उसको नहीं लिखेंगे। बात समझे? तो लेखांकन में हमेशा भूतकालीन चीजों को लिखा जाता है। और कभी भी भूतकालीन चीजें क्या भविष्य के बारे में अच्छा बता सकता है? क्या वर्तमान का सही सही चित्रण दे सकता है? बताओ। पास्ट को देख करके कोई भविष्य का अनुमान पूरा सटीक लगा लेगा? ऐसा ही हुआ था भाई, आराम से व्यापार सब चीज चल रहा था, एकदम बढ़िया से चला, अचानक क्या हुआ? कोरोना आ गया, ठीक है? कोरोना आया, क्या हुआ? सारे के सारे व्यापार धराशायी हो गए, सबके सब बैठ गए, इतना लॉस हो गया, छोटे छोटे व्यापार कितने बंद हो गए, हुए ना? क्यों? किसी को पता था क्या कि कोरोना आएगा? नहीं। पास्ट के हिसाब से अगर देखा तो उनको लगा होगा कि 2019 में, 2020 में, 2021 में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन 20 और 21 कोरोना जो है बर्बाद कर दिया, चीजें एकदम डमाडोल हो गया, खराब हो गया। तो इसीलिए पास्ट को देख करके कभी भी कोई भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकता। भविष्य का अनुमान कैसे लगेगा? भविष्य के आधार पर जब आएगा तभी होगा, वो घटना घटित होगा तभी होगा, ठीक है बात? तो इसी वजह से क्या होगा, इसीलिए यहां पर यह भी एक दोष है कि वित्तीय लेखांकन भूतकालीन शल्य परीक्षण यानी पोस्ट मॉर्टम जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जो है विश्लेषण करता है और भूतकालीन समस्याओं हेतु है, ठीक है? यह भविष्य की योजना की उपेक्षा करता है, ये भविष्य को ध्यान में इसके हिसाब से नहीं रख सकते, भविष्य इसके हिसाब से एकदम नहीं चल सकता, ठीक बात? नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव। इसके साथ साथ लेखांकन पे व्यक्तिगत निर्णय भी प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि भाई लेखांकन कौन करता है? कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई आदमी, जिस व्यक्ति जिस आदमी को क्या कहते हैं हम लोग? जिसको हम लोग कहते हैं अकाउंटेंट, ठीक है? लेखापाल या लेखपाल भी जिसको बोलते हैं, है ना बात? तो हमारा जो अकाउंटेंट जो होता है ना, वो लेखांकन करता है। अब अलग अलग अकाउंटेंट अपना अलग अलग कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं भाई, अलग अलग अकाउंटेंट अलग अलग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, अलग अलग अकाउंटेंट अलग अलग जो है सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, जिसके वजह से लेखांकन में डिफरेंस आ सकता है। जैसे आज लेखांकन हम कर रहे हैं, हमारे अकाउंटेंट की जगह पे हम अकाउंटेंट है किसी बिजनेस के, फिर बदल करके कोई दूसरा व्यक्ति अकाउंटेंट हो गया। अब हमारे लेखांकन से उस व्यक्ति के लेखांकन का आपस में जब तुलना करेंगे तो व्यापार की सही स्थिति नहीं दिखाएगा, क्योंकि हो सकता है कि हमने कोई दूसरी विधियों को अपनाया था लेखा करने के लिए, उसने कुछ दूसरी विधियों को लेखा करने के लिए अपना लिया, तो लेखांकन अलग अलग हो जाएंगे, तो पॉइंट सही नहीं निकलेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि लेखांकन के कार्य करते समय कुछ आधारभूत अवधारणाओं सिद्धांतों का पालन किया जाता है, परंतु लेखापाल यानी अकाउंटेंट कुछ अनुमानों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हरास लगाने के लिए ना संपत्ति की आयु यानी उसका अनुमानित जीवन काल कितना होगा उसका देखते हैं, और साथ ही साथ अवशिष्ट मूल्य उसका भी अनुमान लगाते हैं, और अप्राप्य ऋण की राशि का भी अनुमान लगाते हैं। तो ये सब अनुमानित चीजें,
तो विभिन्न लेखापालों के द्वारा इन अनुमानों को लगाने में उनकी रुचि अथवा अरुचि या ज्ञान का भी प्रभाव अवश्य पड़ता है, जिससे निष्कर्ष जो है प्रभावित हो जाते हैं। अलग अलग लेखापाल अलग अलग हिसाब से लगाएंगे। हमने डेप्रिसिएशन कुछ और सोचा है, उसने डेप्रिसिएशन कुछ और तरीके से लगाया। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी अशुद्ध ऋण का प्रावधान हमने कुछ और सोचा, उसने कुछ और सोचा। तो तरह तरह के लेखापाल अपने अपने इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो क्या, नेक्स्ट हमारा है अगला क्या, अगला बात बोलता है कि लेखांकन पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं, लेखांकन विवरण पूरा सत्य नहीं होता है। ये भी होता है। आप सोचोगे कि लेखांकन कर लिया तो लेखांकन कर लिया यानी सारी बातें डन है, सारी बातें एकदम मस्त है, एकदम बढ़िया से हो गया, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज एकदम परफेक्ट चल रहा है, हमें कुछ झांकने ताकने की जरूरत नहीं, सब एकदम बढ़िया है। लेकिन ये भी सही नहीं है। ठीक है, ये भी सही नहीं है। लेखांकन पूरा सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप लेखांकन सब दिख रहा अच्छा, लेकिन उसके बाद भी उस लेखांकन में कुछ गलतियां हो। जैसे अगर मान लो किसी सौदे का आप लेखा करने से ही छूट गया है, भूल गए हो, तो गलती आपका लेखांकन ढूंढ के नहीं बता पाएगा कि हाँ आपने ये गलती छोड़ दिया, आप ये भूल गए हो। तो इसीलिए लेखांकन जो है ना पूर्ण सत्य भी नहीं होता है, ये पूरी तरह शुद्धता का भी प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो लेखांकन की खातों की शुद्धता की जांच तलपट से होती है। खातों की गणती शुद्धता का आधार तलपट होते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि तलपट शुद्ध रहने पर भी खातों में अशुद्धि रह जाती है। ऐसी स्थिति में लेखांकन का पूर्ण जो है विवरण पूर्ण सत्य नहीं माने जाता है। बोला ना कि तलपट आपका सही हो गया, आपने सारा का सारा लेखांकन एकदम परफेक्ट कर लिया, एकदम बढ़िया कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी आपका क्या होगा, कहीं कहीं क्या होगा, कुछ ना कुछ गलती हुआ और वो गलती आपका पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये भी एक दिक्कत है। ठीक, ये भी एक दिक्कत है। चलो भाई नेक्स्ट देख लो। फिर अगला बात देखो, अगला बात हमारा क्या है, लेखांकन सिद्धांतों के प्रतिपालन में अंतर। इसके अलावा जो है इसके बाद वाला चैप्टर आप लेखांकन सिद्धांत ही पढ़ोगे, वहां पे आपको समझ में आएगा हमारे लेखांकन के अपने कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। हाँ, एक बच्ची ने पूछा भी था ना कि सिद्धांत क्या होता है। अच्छा, वो आज यहाँ के नहीं, क्लास 12 की एक बच्ची थी, इसने पूछा था कि सर सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत का मतलब होता है एक तरह से मार्गदर्शन, एक गाइडलाइन कि भाई इस तरह से ही काम करना है। ठीक है, इस तरह से ही काम करना है, तो वही सिद्धांत हो जाएगा। तो लेखांकन के अपने वैसे ही कई ढेर सारे सिद्धांत हैं। अब उन सिद्धांतों में ये प्रॉब्लम है कि उसका भी एक ना, जैसे हम अकाउंटेंट है तो हम कुछ सिद्धांत को मान लिए, कोई दूसरा वाला व्यक्ति अकाउंटेंट है तो वो कुछ सिद्धांत मान ले, कोई तीसरा व्यक्ति अकाउंटेंट है तो उसने कोई सिद्धांत मान लिया। तो सारे सारे अकाउंटेंट अपने अपने हिसाब से सिद्धांत मानते हैं। तो सिद्धांतों के प्रतिपालन यानी उनको भी मानने में, उनको भी लागू करने में भी अंतर पाया जाता है। इस वजह से लेखांकन में काफी अंतर हो जाता है। ठीक है, तो लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपालन में भी बहुत सी भिन्नताएं रहती हैं और उसके फलस्वरूप परिणामों में भी भिन्नता होती है और तुलना करने में कठिनाई हो जाती है। ये भी एक दिक्कत है, ये भी एक दोष है। नेक्स्ट बात देखो क्या भाई, नेक्स्ट बात है सीमाएं जो है सीमित अवधि का चित्र प्रस्तुत करना। आपका व्यापार कैसा है, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बेकार चल रहा है। व्यापार का जो ओरिजिनल रिजल्ट होता है ना, समझना, व्यापार का जो ओरिजिनल रिजल्ट होता है, व्यापार सही में क्या रहा, कैसा रहा, आपने पूरा व्यापार चला करके आपको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, ये तब पता चलेगा जब व्यापार अंत होगा, व्यापार की एंडिंग होगी, व्यापार जब खत्म होगा। चलते चलते ये बात नहीं बताया जा सकता। इसीलिए जो हमारा लेखांकन है ना, वो चलते चलते व्यापार का होता रहता है। इसलिए लेखांकन जो है 100% संपूर्ण सही दृश्य नहीं प्रस्तुत करता है। वो जो बता रहा है वो अधूरा है, वो बीच का दृश्य है। जब तक फाइनल व्यापार खत्म नहीं हो जाता तब तक फाइनल आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके व्यापार की क्या स्थिति है। ठीक है, तो लेखांकन एक सीमित अवधि का ही चित्र प्रस्तुत करता है, जैसे कि निश्चित तौर पर निश्चित अवधि के लिए लाभ हानि अथवा निश्चित अवधि का चिट्ठा बताया। जैसे लेखांकन 1 वर्ष का होता है तो 1 वर्ष का लेखांकन केवल 1 वर्ष का हिसाब किताब बताता है। ठीक है, तो निश्चित अवधि का उसके बाद इतने सालों से चला उसका क्या स्थिति वो नहीं बताता है। ठीक है, तो ये भी बात है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है कि व्याख्यात्मक विवरण का भी अभाव होता है। लेखांकन से व्याख्यात्मक विवरण भी अभाव होता है। लेखांकन में व्याख्यात्मक विवरण यानी एनालिटिकल डिटेल्स का भी अभाव रहता है, जिससे उपक्रम की बढ़ी हुई लाभात्मकता निश्चित करना कठिन होता है। यानी लेखांकन नॉर्मली व्यापार का लेखा जोखा लिख करके भेज देता है, लिख करके दे देता है, वो व्याख्या नहीं करता है कि हाँ इस चीज से क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे 4000 का माल खरीदा ये लिख दिया, लेकिन 4000 का माल का क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ा, कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट हुआ, ये लेखांकन नहीं बताता। तो ये कौन करता है, ये एनालिटिकल डिटेल्स कौन निकालता है, लोग अपने दिमाग से खुद निकालते हैं। लेखांकन के यूज करने वाले लोग जो होते हैं वो जो है ये डिटेल अपने दिमाग से खुद निकालते हैं। तो इस वजह से ये लेखांकन का ये भी एक दोष है कि लेखांकन लिख के तो सारी चीज देता है लेकिन बताता कुछ नहीं है, समझाता कुछ नहीं है। वो सारा का सारा चीज समझना बताना ये किसका है, खुद का। जो उस लेखांकन सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हैं वो उसको कैसे प्रूव कर रहे हैं वो उन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये भी एक दोष है। जैसे आप ही देखो कि किसी चीज के लिए किसी किसी के लिए क्या होता है ना, कुछ चीजें अच्छा दिखता है तो वही चीज दूसरे के लिए बुरा होता है।
जैसे देखो, आपने देखा होगा कि लड़कियां जो है 85% पाकर भी रोते हुए दिख जाएंगी और लड़के जो है 55% पाकर भी पार्टी मनाते हैं। है कि नहीं बात? है कि नहीं बात? बोलो। लड़के जो है 55% पा गए तो जाएंगे रेस्टोरेंट, खूब पार्टी मनाएंगे, खूब पार्टी देंगे। और लड़कियां जो है अपने एग्जाम में 85% पा गई फिर भी रोती हुई दिखेंगी। ये होता है ना? बोलो। और अगर मान पता नहीं क्या क्या करने लगे, खुशी से पागल ना हो जाए, है ना बात? खुशी से पागल ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा। तो बस वही बात यहां पर है क्या, कि व्याख्या जो है ना, आदमी जो उसको व्याख्या जो उसको एनालाइज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक लेखापाल जो है अलग अलग प्रकार से व्याख्या करता है, हर एक उपयोग करता है अलग अलग तरीके से, जो है क्या करता है, उसका यूज करता है, उसको समझता है। ठीक है, चलो। अब क्या है, अब नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट है वास्तविक मूल्य ना बता पाना। इसके साथ साथ जो लेखांकन है वो वास्तविक मूल्य का चर्चा भी नहीं करता, क्योंकि लेखांकन में हमेशा याद रखना कि हर चीज को लागत पे लिखा जाता है। ठीक है, लागत पे लिखा जाता है, ये आगे आप जो है लेखांकन के अवधारणाओं में सीखोगे तो लागत पे लिखा रहता है, और लागत और वास्तविक में अंतर हो जाता है। जैसे आपने जो है किसी वस्तु को खरीदा था 50,000 रुपए में, अब वस्तु वो उसका दाम जो है 60-70 हजार 80-90 हजार हो गया, लेकिन आप फिर भी लेखांकन में उसको 50,000 के हिसाब से ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको 50,000 में खरीदा था। वर्तमान में भले ही उसका मूल्य बढ़ गया है लेकिन आप नहीं लिखोगे, लेखांकन यही कहता है। तो यही बात है कि लेखांकन में क्या होता है ना, लेखांकन में हमेशा लागत मूल्य पे चीजों को लिखा जाता है, वास्तविक मूल्य पर नहीं लिखा जाता है। लेखांकन में संपत्तियों का अभिलेखन इसका क्या होता है, लागत मूल्य पर किया जाता है। अतः यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ को, शुद्ध मान को प्रस्तुत नहीं करता, अर्थात वास्तविक मूल्य नहीं बताता है। वास्तव में इसका मूल्य हो सकता है कि बढ़ गया हो। किसी संपत्ति को हमने बोला ना 50,000 में खरीदा, आप हमेशा 50,000 के हिसाब से लिखा करो, लेकिन वो संपत्ति अब बाजार में जो है 1 लाख का हो गया, आप नहीं बताओगे, लेखांकन उसको नहीं दर्शाएगा। ये भी लेखांकन में एक कमी है। ठीक है, नेक्स्ट बात देख लो। तो चलो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा महत्व भी आज कवर करना था, लेकिन आज के पॉइंट में हम महत्व को छोड़ देते क्योंकि काफी पूछेंगे, यही होमवर्क है। ठीक है जी, आएंगे तो ये लेकर के चलने वाले हैं, और बाकी जो पॉइंट्स है वो हम जो है